नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आदर्श में। और हम लोग भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक डिस्कस कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कहते हैं। तो भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका को समझने का प्रयास करते हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले इस पाठ का पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देखिए। कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल अध्याय 4 कार्यपालिका भाग 2। भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सेरेमोनियल हेड होता है स्टेट का। भारत में समस्त शक्तियाँ उसके नाम से समस्त शक्तियाँ उसी में निहित हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। अब एक प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति जब शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं सकता तो राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता पड़ी। तो संसदीय शासन व्यवस्था में एक समय ऐसा आता है जब देश का कोई प्रधान नहीं होता, तो देश को अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए राष्ट्रपति पद काफ़ी महत्वपूर्ण है संसदीय शासन व्यवस्था में। इसलिए हमने राष्ट्रपति पद को रखा है, अपने यहाँ संविधान में इंक्लूड किया है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उसका जो निर्वाचन होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि जो हाउस ऑफ द पीपल है लोकसभा एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, उनके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तथा राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को हम जब चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको डिटेल से कि होता क्या है। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है जब संसद में 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट प्रस्ताव प्रोविज़न जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है। और वो तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करे और ऐसी कोई परिस्थिति संविधान में उसका जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सके। पावर्स, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं? कार्यकारी शक्ति है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एग्जीक्यूटिव पावर्स का अर्थ है कि जो सभी कार्य करता है राष्ट्रपति, वह प्रधानमंत्री के नाम से करता है, और उसी में सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश से करता है, और उसी में भारत की एग्जीक्यूटिव पावर निहित है, यानी कि वेस्टेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कार्यकारी शक्ति के लिए। विधायी शक्तियाँ भी हैं राष्ट्रपति के पास, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, यानी कि संसद, जो भारतीय संसद होती है वो प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद या राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए आता है। तो राष्ट्रपति के एसेंट के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है। इसीलिए राष्ट्रपति काफ़ी
महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में। कानूनी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है भारत में, लीगल पावर्स, यानी कि आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी, जो 3 प्रकार की इमरजेंसी है वो सभी राष्ट्रपति में निहित है। विशेष अधिकार भी है, स्पेशल पावर्स भी है राष्ट्रपति के पास, उन सब का जिक्र हम करेंगे। फिलहाल एक भूमिका बना रहे हैं आपके लिए। वास्तविक कार्यपालिका जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में निहित है, यानी कि रियल पावर इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, ही इज द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैज़ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, अर्थात लोकसभा। प्रधानमंत्री की शक्तियां मंत्रालयों का आवंटन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, मिनिस्ट्रीज। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्रीज। लोकसभा का नेतृत्व करता है, लीडर ऑफ द लोकसभा। मीडिया तक उसकी पहुंच होती है, रीच टू द मीडिया, अर्थात वो सरकार की नीतियों के बारे में मीडिया को बतलाते हैं, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। मंत्री परिषद का भी नियंत्रण करते हैं, किस मंत्री को क्या कार्य देना है। पोर्टफोलियोज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जैसे गृह मंत्री, प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। मंत्री परिषद मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तदारख मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व भी करते हैं, लीड्स इंडिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अधिकारी जमात पर आधिपत्य, यानी कि कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण, यानी कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पहला, 1919 और 1935 के अधिनियमों का अनुभव। इंडिया हैड एक्सपीरियंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द 1919 Montagu Chelmsford report reforms. So on the basis of these experiences, we adopted a parliamentary executive in India. संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल है। इसीलिए व्यक्तिगत पूजा का खतरा कम होता है इसमें, मतलब कोई लीडर पॉपुलर हो इसकी संभावना कम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इसके एक्सेप्शंस हैं। कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है, यानी कि द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। इसीलिए हमने भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकाल व उसकी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद की व राज्य की दोनों सदनों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य द्वारा, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के, तो उनके सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, यानी कि
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा। पद से हटाने का जो आधार है वो महाभियोग हो सकता है, केवल इम्पीचमेंट के द्वारा ही राष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है। अब महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन है, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इम्पीच्ड इफ he has not violated the constitution। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। मंत्री परिषद का आकार, यानी कि जो साइज है मिनिस्ट्रीज़ का, वो कितना होना चाहिए। तो संविधान के 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुमत ना होने की अवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को मंत्री पद देकर लुभाने की जो कोशिश होती थी, उसको इस संविधान संशोधन यानी कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा निगलेक्ट कर दिया गया है। कार्य स्तर के आधार पर मंत्री परिषद का 3 स्तर पर विभाजन किया जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस द मिनिस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कैबिनेट मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स और उप मंत्री एडहॉक मिनिस्टर्स। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में वर्णित है। मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि मंत्री परिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। मंत्री परिषद को ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होता है। चलिए, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। इसके विषय में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, जो कि आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिससे एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उनमें व्यक्ति पूजा का भी पर्याप्त अंकुश लगा हो। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल भी इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। यानी कि भारत में स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में
जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर और पीपल दोनों के प्रति अकाउंटेबल होती है, और लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। भारत में नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अडॉप्ट किया गया है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है जो देश का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होता है, तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन्स द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। इन द स्टेट द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड रन्स द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति, यानी कि पावर एंड स्टेटस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक औपचारिक प्रधान है, यानी कि इनफॉर्मल हेड है, अर्थात सभी शक्तियाँ उसमें तो निहित है, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। द प्रेसिडेंट हैज़ legislative powers, legal powers, emergency powers, but president can only uses its power on the recommendation and advice of the council of ministers। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, स्पेशल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषदों की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि ऑल इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर, और मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या डिसीजंस ले रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या हैं, यानी कि स्पेशल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल और द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर रिकंसिडरेशन। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल 2019 पारित किया और राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए भेजा, लेकिन राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए और उस विधेयक को दोबारा लौटा दिया संसद को। इस शक्ति को हम राष्ट्रपति की स्पेशल पावर नंबर 1, यानी कि पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन पावर कहते हैं। हालांकि अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है बिना किसी संशोधन के, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे। दूसरी शक्ति, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। इसे पॉकेट वीटो बोलते हैं राष्ट्रपति। जब भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे तो उनके पास एक विधेयक आया था, डाक संशोधन अधिनियम विधेयक। तो उस समय चूँकि यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भारत में, और जब डाक संशोधन अधिनियम विधेयक ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। इसी दौरान सरकार गिर गई और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी 1989 में, और फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा राष्ट्रपति ने उस विधेयक को संसद को, लेकिन संसद ने फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा ही नहीं। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितनी भी समय अवधि के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है कि कितने दिनों में निर्णय लेंगे राष्ट्रपति।
किसी भी विधायक पर, हस्ताक्षर करें या ना करें, तो इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। चुनाव के बाद थर्ड पावर, कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि कोalition गवर्नमेंट के दौर में जब गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, तो मान लीजिए कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति या अन्य कोई व्यक्ति जिसे बहुमत से थोड़ा कम भी मत प्राप्त हो तो भी। इसका उदाहरण हमें 1998 में देखने को मिलता है, जब भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उनसे 10 दिनों के भीतर ही सदन में बहुमत सिद्ध करने को कहा था। राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी कि क्या क्या शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित, तो संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, परमानेंट हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति वे सभी कार्य करते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी चुना जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, केवल दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं वही भाग लेते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि ही इज़ अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी कि राज्यसभा में सभापति की भूमिका निभाता है। जैसे कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी ओम बिरला है, उसी तरह से। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। प्रधानमंत्री का शक्तियों की बात करते हैं हम। मंत्रालयों का आवंटन, यानी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की रचना करता है। पहले प्रधानमंत्री शपथ लेता है। संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है वो पहले स्वयं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, उसके बाद वह मंत्रिपरिषद की रचना करता है। तो वो मंत्रालयों का आवंटन करता है, पोर्टफोलियोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि गृह मंत्रालय किसको देना है, अमित शाह जी को दे दो। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको देनी है, निर्मला सीतारमण को दे दो को दे दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दो, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दे दो। इस प्रकार से बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विच हैज़ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, यानी कि कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स। सिविल विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित
करना, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। सरकार की केंद्रीय धुरी होता है, यानी कि सेंट्रल स्टेटस होता है उसका। जैसे कि आप सौर मंडल को देखते हैं ना, तो सौर मंडल में कैसे सूर्य है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को सौर मंडल में सूर्य की भूमिका दी गई है और मंत्री परिषद उसके बाकी ग्रह हैं, प्लैनेट्स की तरह है। राइट। राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का काम करता है। संसद के विभिन्न निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को बताता है, मंत्री परिषद के विभिन्न निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को बताता है, मीडिया तक रीच होती है, सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में मीडिया को बताता है, मंत्री परिषद की को अपदस्थ्य कर सकता है, यानी कि किसी भी मिनिस्टर को उसके पोस्ट से रिमूव कर सकता है, विदेशी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। विभिन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति की स्थिति बदल जाती है, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है राष्ट्रपति का पोजीशन। एक राजनीतिक दल का बहुमत अगर है तो राजनीतिक दलों का और गठबंधन दोनों स्थिति में, तो यदि एक दल का बहुमत है तो एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान निर्णय निर्माण में शीघ्रता होती है और मतभेद कम होते हैं। निर्णयों में जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कामकाज जो है वो आसानी से किया जा सकता है। बट अगर राजनीतिक दलों का गठबंधन है तो बहुमत की कमी से सरकार में अस्थायित्व यानी कि इनस्टेबिलिटी हो सकती है, निर्णय निर्माण में कठिनाई, डिफ़िकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतभेदों की गुंजाइश, तालमेल की कमी होती है, लैक ऑफ कंसेंसस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो, बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त हो। यदि प्रधानमंत्री बनने के समय, बहुमत का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी, यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, यानी कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं बीते दिनों में। इस हेडिंग के अंतर्गत हम उन्हीं बदलावों की चर्चा करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है गठबंधन सरकार के दौर में, जैसा कि हमने पहले भी देखा। दूसरा, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पर अंकुश लगा है और सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनाई जाती हैं। राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप, राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि जो राज्यपाल है वह केंद्र सरकार का पहला अधिकारी है राज्यों में। ये सवाल पिछले साल 1 नंबर में पूछा गया था मिड टर्म में, तो शायद इस बार भी पूछा जाए, तो इसको आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था में होने के कारण लागू है। अस्थायी कार्यपालिका यानी कि ब्यूरोक्रेसी,
द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं, इसे सिविल सर्विसेज कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन में, पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी सहायता करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी भी मौजूद है, स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में। लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है, पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल है। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है, यानी कि पॉलिटिकली न्यूट्रल है। जो ब्यूरोक्रेसी है भारत में वो प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी होती है कि नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। तो सरकार आ रही है, जा रही है, अभी मोदी जी हैं, कल राहुल गांधी बनेंगे, पहले मनमोहन सिंह थे। तो लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार की हेल्प करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया। यानी कि यूपीएससी जो है वो भारत में आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना, प्री लेवल पे, फिर मेंस लेवल पे, फिर उसका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो ये मतलब, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। सिविल सेवकों का चयन करती है, योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन होता है, भेदभाव रहित चयन होता है, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है सभी लोगों को। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। जो रिटायर्ड जजेज होते हैं, तो अगर उनको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया चलती भी है तो रिटायर्ड जजेस की निगरानी में एक कमेटी बनती है। फिर वो कमेटी जांच करती है कि क्या इस ऑफिसर को हटाया जाना चाहिए या नहीं। तो मोस्टली उनको हटाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लोक सेवकों की जो नियुक्ति है वो दक्षता व योग्यता के आधार पर की जाती है। संविधान में पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही में भाग लेने का अधिकार है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, केंद्रीय सेवाएं हैं, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय सीमा शुल्क सेवा है, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी इत्यादि। ये सिविल सेवकों का वर्गीकरण है। कंक्लूड करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का अधिकारी, कलेक्टर, उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है।
और वे सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। मतलब किसी भी स्टेट में जो कलेक्टर है वो काम तो राज्य सरकार के लिए करता है, लेकिन डिप्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार उनको पद से नहीं हटा सकती। उनको पद से हटाने के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में। यानी कि बहुत शक्तिशाली है ये पद भारत में। नोट, पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति को वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता होगा, और यदि आप हमारा इनिशिएटिव पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने कार्यपालिका वाले अध्याय का भाग 2 समाप्त कर दिया है। सो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।